हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस जेम्स पे। हमारे अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो लेक्चर्स आगे आने वाले हैं उसमें शुरुआत हम करेंगे कॉन्टिनेंट्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। अभी तक हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को सरफेस लेवल पे पढ़ा था, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस नहीं की थी। लेकिन अब एक एक करके सभी कॉन्टिनेंट्स की हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में उन्हें देखेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कवर कर रहे थे, जिसमें हमने लैटिट्यूड्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो एक लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन वाला कॉन्सेप्ट रह गया था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का। वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो जो नेक्स्ट उस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाला, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कॉन्टिनेंट्स वाले पार्ट पे आएंगे। देखिए दोस्तों, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन हम जानते हैं कि हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हमारी अर्थ को बीच से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट में दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये इक्वेटर को जिस जगह पे काटती है, जिस पॉइंट पे काटती है, उस जगह का नाम है बे ऑफ गिनी। बे ऑफ गिनी जो है वो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न कोस्ट में अटलांटिक ओशन में एक जगह है, बे ऑफ गिनी। और जिस जगह पे वो काटती है उस जगह एक इमेजिनरी आइलैंड एज्यूम किया जाता है, जिसे बोला जाता है नल आइलैंड, ठीक है। एक इमेजिनरी आइलैंड है उस जगह पे, लोगों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा या जियोलॉजिस्ट द्वारा सोचा गया एक आइलैंड है जिसे नल आइलैंड नाम दिया गया है। बे ऑफ गिनी में इक्वेटर को काटती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये पार्ट इसका हमने देख लिया। अब ये कौन कौन सी ओशियन से होकर के गुजरती है? तो जो प्राइम मेरिडियन है वो बेसिकली 3 ओशियन से होकर गुजरती है। सबसे ऊपर आर्कटिक ओशियन, उसके बाद नीचे अटलांटिक ओशियन जहाँ ये इक्वेटर को कट करती है बे ऑफ गिनी में, और सबसे नीचे सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। 3 ओशियन से होकर गुजरती है, ठीक है। आर्कटिक, अटलांटिक और सदर्न ओशियन। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से टाइम कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। टाइम कैलकुलेशन, इंडियन ज्योग्राफी के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाले चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स की मदद से एक देश से दूसरे देश के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली हमारे लिए टाइम कैलकुलेशन में कैसे हेल्प करती है। इसके अलावा ये 8 कंट्रीज और 3 कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरता है। कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स? सबसे ऊपर यूरोप, फिर अफ्रीका और सबसे नीचे एंटार्क्टिका। यूरोप, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ठीक है। यूरोप के 3 कंट्रीज से होकर के गुजरती है। जो सबसे पहला कंट्री है यूरोप का, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, यूके। फिर काटती है ये फ्रांस और स्पेन को। यूके, फ्रांस और स्पेन यूरोप के इन 3 कंट्री से होकर के गुजरती है। वहीं अफ्रीका में 5 कंट्रीज से होकर के गुजरती है ये। अफ्रीका में सबसे पहले अल्जीरिया, फिर माली, देन बुर्किना फासो, देन टोजो या टोगो, फिर घाना, लास्ट में घाना। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोजो, घाना, ये 5 कंट्रीज हो गए अफ्रीका के। एंटार्क्टिका में ये जिस जगह से होकर गुजरती है वो है क्वीन मॉडलैंड। क्वीन मॉडलैंड से होकर के ये गुजरती है, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज हो गए और एंटार्क्टिका का क्वीन मॉडलैंड हो गया। इन सभी चीजों को नोट करिए पॉज करके। तो इस प्रकार से दोस्तों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाले पोर्शन में सारी चीजों को हमने कवर कर लिया, जो भी हमारे लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कवर कर ली। अब देखते हैं
कॉन्टिनेंट्स के बारे में मैं आपको बोल रहा था कि हम कॉन्टिनेंट्स की अब अगले चैप्टर में बहुत ही विस्तृत डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, तो उस पर हम आते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पहले कॉन्टिनेंट के साथ, जो कि आपको दिख रहा होगा, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। सभी लोग मैप खोल करके बैठे, सभी लोग मैप खोल करके बैठेंगे। ये देखिए, ये आपका पूरा वर्ल्ड है और ये जो कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसी के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। तो इसके ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है जब हम कॉन्टिनेंट्स को पढ़ रहे थे ब्रीफ मैनर में। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, मैं उसको दोबारा से यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा टाइम सेव करने के लिए। आप लोग अपने नोट्स में वापस जा करके उन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, या जो लेक्चर्स मेरे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, एक बार उनको जा करके देख लेंगे कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहला पॉइंट आज हम शुरू करेंगे वो है बाउंड्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। एक सरसरी निगाह से हम देखते चलेंगे कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ क्या क्या है। ठीक है, तो इस कॉन्टिनेंट में शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसके ऊपर जो वाटर बॉडी है, जो पानी है, ये वाला एरिया, ये जो पानी है, ये है कैरेबियन सागर। ये अटलांटिक ओशन का ही, या अटलांटिक महासागर का ही एक छोटा पार्ट है, कैरेबियन सी। यहाँ पर कैरेबियन सी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक लैंड मास है, पतली सी जमीनी स्ट्रिप है, जो साउथ अमेरिका को ऊपर नॉर्थ अमेरिका से जोड़ती है। ये देखिए, ये ये पतली सी स्ट्रिप है जो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ती है। इसे बोलते हैं हम इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, इसके पास में है जो वाटर बॉडी, वो है गल्फ ऑफ पनामा, पनामा की खाड़ी। और ये इस्थमस ऑफ पनामा जो है, ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है, इन दोनों को सेपरेट करती है। तो जैसे ही मैं कैरिबियन सागर जो कि अटलांटिक ओशन में है, उससे इस्थमस ऑफ पनामा पे आता हूँ, और वहां से जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ये पूरा। ठीक है, तो गल्फ ऑफ पनामा पैसिफिक ओशियन में। थोड़ा और नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ कुछ आइलैंड्स मुझे मिलते हैं। ये ब्लैक डॉट क्या दिख रहा है, ये आइलैंड्स हैं, जिन्हें बोला जाता है गैलापैगोस आइलैंड। ये इक्वाडोर नाम की कंट्री, जो कि यहाँ कहीं है, उसके द्वारा अधिकृत है, उसके द्वारा अधिकृत है। यानी कि इन आइलैंड्स पे जो रूल है वो इक्वाडोर का है। क्या नाम है इनका, गैलापैगोस आइलैंड। ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये है आपका पैसिफिक ओशियन का, पैसिफिक ओशियन। और ये जो पूरा रीजन है ये किसका है, एटलांटिक ओशियन का है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन क्रॉस करते हुए जब हम नीचे आते हैं तो हमें दिखाई देता है एक पासेज, ड्रेक पासेज बोलते हैं उसे। ये पासेज किन दो जमीनों के बीच में है, एक तरफ है इसके अटलांटिक, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और इसके इस तरफ है एंटार्क्टिका। ठीक है, तो एंटार्क्टिका के कुछ आइलैंड है साउथ में, और ऊपर है इसके साउथ अमेरिका। बीच में ये जो वाटर बॉडी है पासेज के लिए, इसे ड्रेक पासेज बोलते हैं, ड्रेक पासेज। ड्रेक पासेज के बाद इधर कुछ आइलैंड्स आते हैं जिन्हें हम फॉकलैंड आइलैंड्स बोलते हैं। फॉकलैंड आइलैंड्स जमीनी तौर पे तो साउथ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन इस पे जो हक है वो यूनाइटेड किंगडम का है। पॉलिटिकली ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके चारों तरफ हमने क्या क्या चीजें हैं बाउंड्री के आसपास वो हमने देखी। अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सी, इस्थमस ऑफ पनामा। इस इस्थमस ऑफ पनामा को काट करके अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को एक पतली वाटर बॉडी के माध्यम से जोड़ा गया था। 19 अर्ली 20th सेंचुरी में।
तो ये जो वाटर बॉडी है, ये जो स्ट्रेट है, जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ पनामा। स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है, ठीक है, वहीं दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। तो ये जो स्ट्रेट है, ये पैसिफिक स्ट्रेट ऑफ पनामा, ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ रही है। इसके बाद आ जाते हैं इस्थमस ऑफ पनामा के बाद गल्फ ऑफ पनामा, गैलापागोस आइलैंड, पैसिफिक ओशियन पूरा, ड्रेक पैसेज और फॉकलैंड आइलैंड्स। ये समझ में आया? तो ये कुछ बेसिक बाउंड्रीज के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद दोस्तों कुछ फैक्ट्स और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार। हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, इसके कई सारे नाम हैं। इसको कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। बर्ड्स की कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, इसे वेटेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि चूंकि यहाँ इससे इक्वेटर पास हो रहा है, तो तापमान जो है यहाँ ज़्यादा रहता है, खासतौर से इसका जो उत्तरी भाग है यहाँ, इक्वेटर की वजह से, क्योंकि इक्वेटर पे जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ की जो वाटर बॉडीज हैं वो डायरेक्ट सनरेज की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत इवेपोरेट होती है, जिस वजह से यहाँ वर्षा बहुत होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, जिन्हें हम अमेजोन एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो वर्षा ज़्यादा होने की वजह से वेटेस्ट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। नदियों की अधिकता के कारण इसे द कॉन्टिनेंट ऑफ रिवर्स भी बोला जाता है, ठीक है, द कॉन्टिनेंट ऑफ रिवर्स। और मैंने बोला आपको कि हीट ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए कॉन्टिनेंट ऑफ इवेपोरेशन भी इसको बोल दिया जाता है। तो किन चार चीज़ों के नाम से इसका नाम जाना जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, वेटेस्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ऑफ रिवर्स और कॉन्टिनेंट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। और ये लैटिन अमेरिका का पार्ट है। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका वर्ड आपने कई बार सुना भी होगा और आप में से कई लोगों को पता भी होगा। लैटिन अमेरिका की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? सबसे पहले मैक्सिको आता है। एक बार मैप में दिखाऊंगा मैं आपको, पहले ये देखें। सबसे पहले मैक्सिको आता है, फिर आता है सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है। फिर कैरिबियन आइलैंड्स, नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच में कैरिबियन सागर में कुछ आइलैंड हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं जिन्हें हम कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं। और फिर हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये देखिए, ये जो पीला पीला है ये है मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में। फिर ये बीच की ये जो स्ट्रिप है ये है सेंट्रल अमेरिका। ये जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं ये हैं कैरिबियन आइलैंड्स। तो मैक्सिको, कैरिबियन आइलैंड्स और ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, इस पीले देश से लेकर के नीचे तक ये सारा लैटिन अमेरिका में लाई करता है, लैटिन अमेरिका, ठीक है। बात करें ये कौन कौन से हेमिस्फीयर्स में लाई करता है, तो मैंने आपको बताया था ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर्स और नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर्स। इक्वेटर नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर्स में काटता है धरती को, और ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर्स में कौन काटता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन। तो ये वेस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में लाई करता है। और चूंकि इक्वेटर इससे पास होती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इक्वेटर इससे पास होती है कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील, 3 कंट्रीज से, इसीलिए इसको ये नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देती है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर में और कुछ साउथ हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। नोट करेंगे इन पॉइंट्स को। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, वो है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज क्या हैं और उन कंट्रीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर 12
सोवरेन या इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जबकि 2 डिपेंडेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, एक है आपका फॉकलैंड आइलैंड और दूसरा है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना फ्रेंच गुयाना या फ्रेंच गुयाना फ्रांस द्वारा अधिकृत है, जबकि फॉकलैंड आइलैंड्स यूके द्वारा अधिकृत है। ये 2 डिपेंडेंट और 2 इंडिपेंडेंट, टोटल 14 कंट्रीज देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसका सबसे बड़ा कंट्री, सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है ब्राजील। ब्राजील एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है इस देश का। ये देखिए, ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये ब्राजील है। आपको खुद दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ब्राजील है ये बाकी सारे देशों से बड़ा है साइज में। जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वो है सूरीनाम। सूरीनाम इज द स्मॉलेस्ट कंट्री। ठीक है, 2 कंट्रीज इस देश में ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब है कि वो चारों तरफ जमीन से घिरे हुए हैं, जमीनी एरिया से घिरे हुए हैं। आसपास कोई भी उनके बाउंड्रीज के आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, कोई समंदर या कोई वाटर बॉडी नहीं है। एक है बोलीविया और एक है पैराग्वे। PARAGUAY। बोलीविया और पैराग्वे लैंड लॉक्ड है, नाम से पता चल रहा है लैंड चारों तरफ जमीन से लॉक हो रखे हैं, लैंड लॉक्ड है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील, स्मॉलेस्ट कंट्री सूरीनाम और लैंडलॉक्ड कंट्रीज बोलीविया, पैराग्वे। अब जरा देख लेते हैं इसमें सारे कंट्रीज के बारे में। चूंकि नंबर ऑफ कंट्रीज कम है इसलिए हम इजीली इनके नाम याद भी कर लेंगे। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं। इधर है आपका फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना के बाद जो दूसरा कंट्री है आपका सूरीनाम। सूरीनाम तीसरा है गुयाना। चौथा है वेनेजुएला, सुना होगा नाम आपने, वेनेजुएला। पांचवा है बोलीविया, वो सॉरी कोलंबिया। कोलंबिया ये सभी समुद्री तट के किनारे हैं। कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, देन पेरू, इस प्रकार से है। पेरू के बाद चिली। ठीक है, चिली के बाद ये अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद उरुगुए। उरुगुए, फिर पैरागुए, इधर बोलीविया और ये एट द एंड ब्राजील। ठीक है, इन सभी के नाम नोट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं। ये जो पेरू देश है, इस देश के किनारे बहुत मछलियां आती हैं, क्योंकि मछलियों के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट यहाँ होता है। ठीक है, तो इस में पूरे साउथ अमेरिका में इसको फिशिंग कंट्री बोला जाता है। यहाँ मैक्सिमम फिशिंग होती है, सबसे ज़्यादा फिशिंग होती है पेरू में। और इस पेरू की तट के किनारे
एक्सक्रीटा के पहाड़ लगे होते हैं। किसका एक्सक्रीटा? बर्ड्स का। बर्ड्स का एक्सक्रीटा पाया जाता है कोस्टल एरिया में, इन पेरू के कोस्टल एरिया में, समुद्री तट पे बर्ड्स का एक्सक्रीटा, ढेरों की तादाद में बर्ड्स आती हैं और एक्सक्रीटा करती हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसे बोला जाता है गुआनो, जिसे गुआनो बोला जाता है। ये बर्ड्स का एक्सक्रीटा है, बर्ड्स की पॉटी है जो यहाँ पे भारी मात्रा में बर्ड्स इकट्ठी होकर करती हैं, और ये एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर है, ठीक है ना। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट की मात्रा काफी अधिक होती है। एनपीके बोलते हैं ना, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम की मात्रा काफी अधिक होती है। ये दो चीजें नोट करेंगे। मैक्सिमम फिशिंग यहाँ पेरू में होती है। बर्ड्स अपना एक्सक्रीटा इसके कोस्टल एरियाज में डालती हैं जिसे गुआनो कहते हैं, विच इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, ठीक है। अब दोस्तों, जब इक्वेटर इसको काटती है 0 डिग्री, तो वह इसके 3 देशों को, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील को काटती है। इसके ऊपर जितने देश दिखाई दे रहे हैं, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये सारे के सारे देश पड़ते हैं आपका नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर। कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील पड़ते हैं ऑन द इक्वेटर, जबकि रिमेनिंग कंट्रीज चिली, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सारे के सारे देश आपके आते हैं किसमें? साउथ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में। तो आपको क्या करना है, आपको पॉज करके 3 लाइनें लिखनी है। पहली लाइन में आप लिखेंगे जो इक्वेटर पे पड़ने वाले कंट्रीज हैं, ठीक है। अब इक्वेटर के ऊपर वाले कंट्रीज जो मैंने आपको लिखवाए, गुआना, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, ये, ठीक है। अब इक्वेटर के नीचे वाले कंट्रीज, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इन सभी की 3 लाइनों में इन तीनों चीजों को लिख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से कंट्रीज पड़ते हैं। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, ये आपने पहले भी लिख ही लिया था, चाहें तो दोबारा लिख लीजिए, नहीं तो लास्ट लेक्चर में आपने लिखा था, ठीक है। चलिए नोट कीजिए पॉज करके। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर साउथ अमेरिका का, उसमें हम सभी कंट्रीज को, जितनी भी कंट्रीज अभी हमने देखी, उन सभी को एक बार एक एक करके उन कंट्रीज का नाम, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट और उनके कैपिटल देख लेते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है, मैचिंग में पूछ लिया जाएगा। कंट्री का नाम एक तरफ होगा, एक तरफ उसकी कैपिटल होगी, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट देकर के भी पूछ लिया जाएगा उस कंट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलें, तो सबसे पहली कंट्री हमने देखी थी वो थी फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना का जो कैपिटल है वो है केयीन, CAYENNE, केयीन। ये एक कोस्टल कैपिटल है, ठीक है, समुद्री तट पे ये कैपिटल है। इसकी फैक्ट बात यह है कि यहाँ एक स्पेस सेंटर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फ्रेंच गवर्नमेंट का, कोरू स्पेस सेंटर, KOUROU, कोरू स्पेस सेंटर यहाँ मौजूद है, ठीक है। दूसरा है सूरीनाम, जो कि हमने देखा अभी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। सूरीनाम की कैपिटल है पैरामरीबो। पैरामरीबो, पैरामरीबो भी एक कोस्टल कंट्री है, ठीक है दोस्तों। पैरामरीबो भी एक कोस्टल कंट्री है जो कि सूरीनाम का कैपिटल है। गुआना की बात करें
गुआना के कंट्री का कैपिटल है जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, जो कि अगेन एक कोस्टल कैपिटल है। जॉर्ज टाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे कैरिबिया का गार्डन सिटी कहा जाता है, known as the also known as the garden city of Caribbean, garden city of Caribbean। ठीक है, ये है आपका गुआना, जॉर्ज टाउन। चौथे नंबर पे जो कंट्री हमें देखने को मिलता है वो है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला की कैपिटल है कैराकस, CARACUS, कैराकस इसकी कैपिटल है। अगेन ये कोस्टल कैपिटल है। वेनेजुएला की बात करें दोस्तों तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, यानी कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल भी वेनेजुएला में पाया जाता है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल इज फाउंड इन वेनेजुएला। कौन सी नदी पे? तो कुरून रिवर, चुरून रिवर, कुरून रिवर, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। मैं तो उसको याद करने के लिए चूरन रिवर भी बोल देता हूँ, CHURUN, कुरून रिवर। इस नदी पे ये वाटरफॉल बनता है, एंजल वाटरफॉल। ठीक है, ये वेनेजुएला से रिलेटेड फैक्ट रहे आपके। बात करें अगले कंट्री की, जो कि है कोलंबिया, पांचवा कंट्री। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, बोगोटा। कोलंबिया की खास बात यह है कि ये नॉर्थ वेस्ट साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और ये जुड़ा हुआ है इस्थमस ऑफ पनामा के साथ, और इसका एक हिस्सा अटलांटिक ओशन से जुड़ा है, जबकि एक हिस्सा इसका जो तटीय हिस्सा है वो पैसिफिक ओशन से जुड़ा है। देखेंगे, ये है ग्रीन कलर का कोलंबिया। कोलंबिया पनामा से भी जुड़ा हुआ है, इसका एक हिस्सा अटलांटिक ओशन और दूसरा हिस्सा पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। कैपिटल है इसकी बोगोटा, कनेक्ट्स विद पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशंस, कनेक्ट्स विद पनामा, और यहाँ दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉफी पाई जाती है। बेस्ट क्वालिटी कॉफी, एक का नाम है रोबस्टा, एक का नाम है अरेबिका। ये वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी कॉफी मानी जाती हैं। इन कॉफीज को नाम है इनका रोबस्टा, अरेबिका। कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? कोलंबिया में। ठीक है, तो एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं जो 5 कंट्रीज हमने पढ़े थे। इधर आ जाइए। फ्रेंच गुयाना, राजधानी केन, कोस्टल राजधानी है फ्रेंच गुयाना, केन। यहाँ क्या है? कोरू स्पेस सेंटर। सूरीनाम, कैपिटल पैरामरीबो, तटीय कैपिटल, कोस्टल कैपिटल पैरामरीबो। थर्ड, गुयाना, कैपिटल जॉर्ज टाउन, कोस्टल कैपिटल। जॉर्ज टाउन इज ऑल्सो नोन एज गार्डन सिटी ऑफ कैरिबिया, गार्डन सिटी ऑफ कैरिबिया। वेनेजुएला, इसकी कैपिटल है कैराकस, कोस्टल कैपिटल। वेनेजुएला लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। वेनेजुएला दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल, कुरून नदी पे, चुरुन नदी पे। फिफ्थ, कोलंबिया, कैपिटल बोगोटा, connects with both Atlantic Pacific Oceans, connects with Panama, and has the best quality coffees known as Robusta and Arabica। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट दोस्तों हमारा कंट्री होने वाला है वो है इक्वाडोर, इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर की राजधानी लिखेंगे क्विटो या क्वाइटो। ये इक्वाडोर की दोस्तों राजधानी है आपका। ठीक है, इक्वाडोर का जो नाम है दोस्तों वो इक्वेटर के नाम से इंस्पायर्ड है। ठीक है, इसका नाम, इट्स नेम इज इंस्पायर्ड विद इक्वेटर। नेम इंस्पायर्ड विद इक्वेटर। और यहां पे वॉल्केनिक माउंटेन्स
पाए जाते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन्स यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोटोपैक्सी, शिम्बराजो और सांगे। हो सकता है कोटोपैक्सी, चिम्बराजो का नाम देखकर यही पूछ ले कि आप ये किस कंट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लिखेंगे। ये हमारे इक्वेडोर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल फैक्ट्स हैं। मैं वो वाला पोर्शन जो है आपका फ्रेंच गुयाना से लेकर नीचे तक का, इसे मिटाकर बाकी फैक्ट्स यहाँ लिखने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपने साथ में एटलस लेकर के बैठे होंगे। देखो, बिना एटलस के आपकी तैयारी आधी अधूरी होने वाली है और आपको इंटरेस्ट भी बिल्कुल नहीं आएगा। और एक बार आप एटलस लेकर के बैठ गए तो फिर सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये जो आपको पिंक, कोलंबिया के नीचे जस्ट पिंक वाला जो कंट्री दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, यही है इक्वाडोर। ठीक है दोस्तों, यही है आपका इक्वाडोर। चलिए, अब जो अगला फैक्ट है वो ये है कि इक्वाडोर में आपके गैलापागोस आइलैंड, इक्वाडोर द्वारा अधिकृत गैलापागोस आइलैंड पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये रहे, बहुत छोटे से हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ये गैलापागोस आइलैंड्स है, ये इक्वाडोर द्वारा अधिकृत है। ठीक है, यहाँ चार्ल्स डार्विन ने बर्ड्स की स्टडी करी थी, बर्ड्स की स्टडी करी थी और एक थ्योरी दी थी, फिंच थ्योरी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए गैलापागोस आइलैंड्स क्यों फेमस है। चार्ल्स डार्विन ने यहाँ बर्ड्स पे, चिड़ियों पे स्टडी करी थी और एक फिंच थ्योरी करके थ्योरी दी थी। यहाँ पे डार्विन रिसर्च सेंटर भी है। ठीक है, और इक्वाडोर जो है वो रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इक्वाडोर इज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। और इक्वाडोर में लास्ट पॉइंट आप दोस्तों लिख लेंगे, रिंग ऑफ फायर मैंने आपको समझा दिया था, पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस वजह, ठीक है ना, तो इस वजह से उस एरिया को रिंग ऑफ फायर बोल दिया जाता है। तो हमारा जो पैसिफिक ओशियन वाला पार्ट है साउथ अमेरिका का, उसमें इक्वाडोर वाला जो पोर्शन है वो भी रिंग ऑफ फायर में आता है। जो लास्ट चीज यहाँ पाई जाती है वो है ग्वाया क्विल। ग्वाया क्विल, GUAYAQUIL, ग्वाया क्विल। यहाँ पे एक फेमस साइट है ग्वाया क्विल, बीच है बहुत ही फेमस। ठीक है, इसका इक्वाडोर की अर्थव्यवस्था में एक अच्छा रोल है क्योंकि टूरिज्म को बहुत भारी मात्रा में अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसको पर्ल ऑफ पैसिफिक भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज पर्ल ऑफ पैसिफिक, पैसिफिक का मोती, पर्ल ऑफ पैसिफिक। ठीक है, ये फैक्ट हमने इक्वाडोर तक के नोट कर लिए। 6 कंट्रीज अब तक हमने पढ़ ली हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। दोस्तों, जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं, चूंकि हमारा लेक्चर आधे घंटे का हो गया है, अब अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग कंट्रीज को कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम इसके फिजिकल डायमेंशंस, इसके प्लेटू, माउंटेन्स, इसके घास के मैदान, रेन फॉरेस्ट्स, नदियाँ, हर चीज़ों को बड़ा ही डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे, ताकि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारा जिंदगी भर के लिए एक पक्का टॉपिक बन जाए। ठीक है, ना ही केवल एग्जाम के लिए बल्कि हमेशा के लिए एक हमारा पक्का टॉपिक बन जाए, हम खुद तो पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ा सकें। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।